This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टी.एस. इलियट की पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और जनरली एग्जाम में पूछ भी ले जाता है कि प्रूफ्रॉक का कैरेक्टर आपको कौन सी पोएम में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा टी.एस. इलियट की पोएम लव सॉन्ग में। अब दोस्तों प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और ऐसा ही हमें इस कैरेक्टर में देखने को मिलता है जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है जिसका नाम है प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक जो कि एक एजिड मैन है और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से। प्रूफ्रॉक को किससे प्यार हो जाता है? एक कम उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। और जब प्रूफ्रॉक को उससे प्यार हो जाता है तो और प्यार भी किस तरह का होता है? फॉर दी सेक्सुअल इंटीमेशन, मतलब वो उससे सेक्सुअली रिलेट करना चाहता है, सेक्सुअल उसके साथ जो है अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो जब वो ऐसा सोचता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हो चुका है एंड ड्यूरिंग दिस ओल्ड एज पीरियड ही इज़ नॉट एबल टू मेक द सेक्सुअल रिलेशन विद हिज बिलव्ड। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम और यही इस पोएम का मेन कोर भी है दोस्तों, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखेंगे कि अब इसके दिमाग में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता है जैसा कि शेक्सपियर के हैमलेट के दिमाग में। शेक्सपियर का जो हैमलेट था, जो हैमलेट प्ले में जो प्रिंस हैमलेट है, वो भी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था, टू बी और नॉट टू बी का। और ऐसा ही यहाँ पर प्रूफ्रॉक के देखने को मिलता है। प्रूफ्रॉक भी ये सोचता है कि मैं करूँ या ना करूँ, और करूँ ना करूँ मतलब मैं अपनी लव लेडी को सेक्सुअल रिलेशन के लिए प्रपोज करूँ या ना करूँ। अब डायरेक्टली फॉर द सेक्सुअल रिलेशन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसकी जो लव लेडी है वो एक लेडी प्रोस्टिट्यूट है, उससे वो प्यार करता है लेकिन डर रहा है। डर किस वजह से रहा है? अपनी कमजोरी की वजह से डर रहा है कि वुड ही बी एबल टू मेक सेक्सुअल रिलेशन विद हिज लव लेडी और नॉट। तो ये सबसे बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति प्रूफ्रॉक के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहता है चलो चलते हैं तुम और मैं। अब तुम और मैं कौन है? मैं तो खुद पॉइट है, आई तो खुद पॉइट है, और जो यू है, यू का मतलब यहाँ पर दोस्तों जो मेन चीज़ अगर जो हम फोकस करें तो यू के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन सबसे मेन अर्थ जो है वो अपनी प्रेमिका को लेकर कह रहा है वो। लेकिन इससे हटकर भी अगर जो हम देखें तो यू जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है यू। चलो चलते हैं तुम और मैं। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। जब जो संध्या है वो आकाश के तले छा जाती है उस समय तुम और मैं चलते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा यहाँ पर प्रूफ्रॉक कह रहा है। प्रूफ्रॉक जो कि ओल्ड कैरेक्टर मैन है, वो यहाँ पर प्रूफ्रॉक इस बात को कह रहा है कि चलो तुम और मैं चलते हैं। लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, और एक टेबल पर एक पेशेंट की तरह लेट जाते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात आती है क्योंकि सबसे बड़ी बात है यू एंड आई। यू एंड आई कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कवि के विचार और कवि खुद हो सकता है, कवि की बॉडी और उसकी आत्मा दोनों रूप में हो सकते हैं। लेकिन अगर जो हम मेन फोकस करें तो यहाँ पर प्रेमिका की बात है तो लवर एंड बिलव्ड है जो पोएट है और उसकी जो प्रेमिका है वो हो सकते हैं, पोएट और उसकी बिलव्ड वो दोनों हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि चलो तुम और मैं चलते हैं। और कहाँ से चलते हैं? बिल्कुल ऐसे स्थान पर चलते हैं दाउ सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट, वो स्ट्रीट जो सुनसान रहती हैं, वो गलियां जो शांत रहती हैं, उन गलियों के पास हम चलते हैं। द मटरिंग रिट्रीट्स, और जहाँ पर जो बुरे कैरेक्टर वाली स्त्रियां हैं, जो बैड कैरेक्टर वाली वुमेन हैं, जहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट करती हैं, वहाँ पर हम चलते हैं। कहने का मतलब ही वॉन्ट्स टू गो थ्रू द प्रोस्टिट्यूशन एरिया ऑफ रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल्स। और एक काम करते हैं, एक ऐसी रात गुजारते हैं जिसमें हम आराम ना करें। आराम ना करें का मतलब क्या है? यहाँ पर आराम ना करें का मतलब है केवल और केवल प्यार करें। वो ये कहना चाहता है कि केवल प्यार भरी जो रात है वो हम यहाँ पर गुजारना चाहते हैं और एक सस्ते से होटल में गुजारना चाहते हैं। आउस ओडेस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल, और एक काम करते हैं उस रेस्टोरेंट के सबसे फेमस व्यंजन को जो मछली से बना हुआ हो उसको हम खाना चाहते हैं, उसका एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। स्ट्रीट दैट फॉलो लाइक ए टीडियस आर्ग्यूमेंट इंसीडियस इंटेंट टू लीड यू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। हम उन गलियों से होकर गुजरेंगे जहां पर एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट किया जाता हो। अब
आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा, ओ डोंट आस्क व्हाट इट इज़। ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरा ये जो स्थान है वो कौन सा है। अब ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। बस मेरे साथ आप चलिए और इस यात्रा को अंजाम दीजिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रूफ रॉक स्पीकर है और ये जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप जानते ही हैं, एक ऐसी पोएम जिसमें स्पीकर बोलता है और लिसनर जो है वो हमेशा शांत रहता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्रूफ रॉक है, प्रूफ रॉक ये कहता है कि मुझसे ये मत पूछना कि ये कौन सा स्थान है, बस चलिए और हमारी जो यात्रा है उसको अंजाम दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। जो कमरा है, कमरे में स्त्रियां आ रही हैं और जा रही हैं, और किसके बारे में वो बात कर रही हैं? वो बात करती हैं माइकल एंजेलो के बारे में। दोस्तों यहाँ पर माइकल एंजेलो का रेफरेंस क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये माइकल एंजेलो कौन है। माइकल एंजेलो एक इटालियन स्कल्प्टर है, एक इटली का मूर्तिकार है जिसका नाम है माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, जो स्त्रियां होती हैं, जो लेडी होती हैं, वो अधिकतर फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करती हैं, जैसे एक्टर्स के बारे में बात करती हैं, प्लेयर्स के बारे में बात करती हैं, मतलब जो उनको आकर्षित करता हो। तो अब कवि को क्यों उसका रेफरेंस देना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जो जैसा मैंने आपको बताया कि स्त्रियाँ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बातें करती हैं, और यहाँ पर जो पोइट है वो कैसा है? यहाँ पर पोइट जो है उसको प्रूफ रॉक को ऐसा लगता है, यहाँ पर जो प्रूफ रॉक एजेड मैन है, उसको लगता है कि उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि स्त्रियां आती हैं और जाती हैं और किसके बारे में बात करती हैं? माइकल एंजेलो के बारे में बात करती हैं। देयर इज़ नो वन टू टॉक अबाउट हिम। कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो उसके बारे में बात कर रही हो। तो इस बात को सुनकर उसके मन में एक दर्द होता है, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। द येलो फोग दैट रब इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। जो येलो फोग है, ये जो धुंध है, उसके लिए वो कह रहा है, कोहरा जो है वो क्या कर रहा है? वो अपनी बैग को विंडो पेन से रगड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं उनको भी यहाँ पर पर्सोनिफाइड करके दिखाया गया है, और किस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि एक फिजिकल इंटीमेशन इन चीज़ों के बीच में भी दिखाया गया है। जो विंडो पेन है, उससे मतलब विंडो पेन और फॉग है, इन दोनों को मेल और फीमेल के रूप में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे से उनका मिलन हो रहा है। येलो स्मोक दैट रब इट्स मजल ऑन द विंडो पेन। और येलो स्मोक क्या करता है? अपनी जीभ को, जो अपनी टंग होती है, उसको विंडो पेन से लिक कर रहा है। लिक इट्स टंग इनटू द कॉर्नर ऑफ द इवनिंग। और ये काम कब हो रहा है? शाम के समय हो रहा है। कहने का मतलब जो प्रूफ रॉक है वो इतना दुखी हो चुका है इन चीज़ों को देखकर, वो सोचता है कि केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बल्कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशंस। वो भी सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व है। तो फिर मैं क्यों नहीं इस काम को अंजाम दे सकता हूं? तो फिर वो कहता है, लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स लेट फॉल अपॉन इट्स बैक सूट द फॉल फ्रॉम चिमनीज। और इसके अलावा वो बात करता है, वो जो ड्रेन से जो पानी निकलता है वहां भी एक इंटरकोर्स का वो रेफरेंस यहाँ पर दे रहा है। इसके साथ साथ जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है, उनका भी आपस में मिलन के रूप में उनको दिखाया गया है। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड ए सडन लीप एंड सिंग दैट इट वॉज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट। और वो टेरेस से बिल्कुल छूकर उसको निकल जाता है। तो यहाँ पर भी एक सेक्सुअल इंटरकॉर्स है। दोस्तों इवन द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिलेशन। सो दैट्स वाई प्रूफ रॉक इज क्वाइट डिस्टर्ब्ड, because he is not capable to make the sex with his love lady. So that is the main intention of proof rock, कि whether to propose his love lady or not. That is the question here. यही मेन क्वेश्चन है इस पोएम में कि करूं या ना करूं। दोस्तों शेक्सपियर के हैमलेट का रेफरेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब लाइन आएगी। तो ये सब कुछ कब चल रहा था? अक्टूबर नाइट में ये सारी चीज़ें घटित हो रही थी। कर्ल्ड वंस अपॉन द हाउस एंड फेल एस्लीप। और इसके अलावा उस समय मैं अपने घर में बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बिल्कुल एस्लीप सा हूँ। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। फिर वो कहता है हो सकता है बिल्कुल समय होगा, किसके पास? येलो स्मोक के पास समय होगा, जो कि उस गली से होकर गुजरता है। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, जो कि अपनी बैक को किससे रगड़ता है? विंडो पेन से रगड़ता है। तो उस येलो स्मोक के पास समय होगा। देयर विल बी टाइम, हाँ बिल्कुल उसके पास समय होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि जब एक लवर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो वो अपने आप को रेडी करके जाता है, सज
पास धच के जाता है। तो यहाँ पर वो यही बात कहता है कि एक फेस को तैयार करने का और उस बात को अंजाम देने का उसके पास टाइम होगा। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, उसके पास टाइम होगा मर्डर और क्रिएट करने का। कहने का मतलब टू मेक अ रिलेशन, एक संबंध बनाने का उनके पास समय होगा। एंड टाइम फॉर द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट अ ड्रॉप क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और उनके पास वो टाइम होगा और उनके पास वो समय होगा उस काम को करने का, दैट लिफ्ट ए ड्रॉप ए क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, एंड टाइम येट फॉर 100 डिसीजन एंड इनडिसीजंस। ये जो समय है किस चीज़ का है, जब किसी को लव की बात आती है तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि करूं या ना करूं। इनडिसीजंस हो जाते हैं कि करूं या ना करूं। एंड फॉर 100 विजन्स एंड इनडिसीजंस बिफोर टेकिंग अ टोस्ट एंड टी, और मुझे चाय और टोस्ट पीने से पहले बहुत बार सोचना होगा। चाय और टोस्ट का रेफरेंस यहाँ पर क्यों दिया है दोस्तों? टी एंड टोस्ट का रेफरेंस इस वजह से दिया है क्योंकि उससे क्या होता है, इंसान फ्रेश हो जाता है। जब मॉर्निंग में वो क्या करता है, ब्रेकफास्ट करता है, तो वो पूरे दिन के लिए एक फ्रेश अपने आप को फील करता है, एक एनर्जी आती है शरीर में। तो उस एनर्जी के बाद उसको लगता है कि ही वुड बी कैपेबल टू प्रपोज हिज लव लेडी फॉर द सेक्सुअल रिलेशन। तो उसके बाद उसको लगता है कि वो इस चीज़ के लिए एबल होगा। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और कमरे में अभी भी स्त्रियां आती हैं और चली जाती हैं, और किसके बारे में बात कर रही हैं? माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं। दोस्तों एग्जाम में ये लाइन अक्सर पूछ ली जाती है, ब्लैंक दे के, डैश दे के, ये दे दिया जाता है इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ डैश। तो किसके बारे में? आपका आंसर होगा माइकल एंजेलो, वो माइकल एंजेलो के बारे में बात करती हैं। एंड देयर विल बी टाइम, इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर, उनके पास वास्तव में समय होगा टू वंडर डू आई डेयर, डू आई डेयर। ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे सोचता भी हूँ कि क्या मैं हिम्मत दिखा दूँ, क्या मैं इस चीज़ की हिम्मत दिखा दूँ। और हिम्मत किस चीज़ की? हिम्मत फॉर मेकिंग लव, फॉर मेकिंग द प्रपोजल टू द लव लेडी। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर्स, अब तो सीढ़ियों से नीचे उतरने का समय आ गया है, अब ऊपर चढ़ने का समय नहीं है, अब सीढ़ियों से नीचे उतरने का समय है। कहने का मतलब वृद्ध अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में ये कार्य शोभा नहीं देता है, तो अब वो खुद सोचता है कि ये समय तो नीचे उतरने का समय है। विद ए बॉल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, और मेरे सर के बीच में जो खालिस्तान भी बन चुका है, खालिस्तान मतलब उसके सर के बीच के जो बाल हैं वो उड़ चुके हैं। दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, अब वो ये कहेंगी देखो तो सही इसके बाल कैसे उड़ रहे हैं, बीच में से इसके कैसे बाल उड़ गए हैं। माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन। देखो बहुत सारे ख्याल आते हैं कि करूं या ना करूं, फिर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और फिर नेगेटिव वाइब्स आती हैं। एक तरफ तो वो सोचता है कि मेरे सिर के बाल उड़ चुके हैं तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा और उसकी सहेलियां मजाक उड़ा सकती हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरा जो मॉर्निंग कोट है वो बड़ा अच्छा लगता है और बिल्कुल मेरी चिन तक आता है वो मॉर्निंग कोट जो है, और बड़ा अच्छा लगता है। माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट बट असर्टेड बाई अ सिंपल पिन, मेरी जो नेक टाई है, जो गले की टाई है, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी वो बात आ जाती है नेगेटिव कि उस पर जो पिन लगा है वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा साधारण सा है। दे विल से हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, और जब वो मुझे देखेंगी तो वो कहेंगी देखो तो सही इसके हाथ और पैर कहाँ जा रहे हैं, मतलब बड़ा कमज़ोर है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हड्डी का ढांचा हो, स्केल्टन हो, तो उसकी तरह वो लगता है। और वो ये कहता है कि कहीं मुझे देखकर वो मजाक ना उड़ाने लगें। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ चला जाऊं? अब ब्रह्मांड के नियमों का, क्योंकि दोस्तों जो प्यार का जो सुटेबल टाइम है वो एक यंग एज माना गया है, और वो ये कहता है यंग एज से हटकर मैं इस वृद्ध अवस्था में क्या मैं इस चीज़ के अगेंस्ट चला जाऊं, इस चीज़ के खिलाफ चला जाऊं। डिस्टर्ब द यूनिवर्स इन अ मिनट देयर इज ए टाइम, एक मिनट में मेरे पास समय है। फॉर डिसीजन एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स, किस चीज़ का? डिसीजंस लेने का, फिर इंडिसीजंस पर आने का, और एक मिनट में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फॉर आई हैव नोन दैम ऑलरेडी, मैं उन सभी को पहले से ही जानता हूँ। उन सभी को किसकी बात वो कर रहा है? वो बात कर रहा है लेडी प्रोस्टिट्यूट की, यानी कि अपनी जो उसकी बिलव्ड है उसकी बात कर रहा है, और उनकी जो कंपेनियंस हैं, उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उसकी वो बात कर रहा है कि मैं उन सभी को पहले से जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून्स, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, कहता है मैंने सुबह और शाम दोनों समय को देखा है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, मैंने अपनी जीवन को कॉफ़ी और चम्मच में गुजारा है। अब दोस्तों कॉफ़ी और स्पून का यहाँ पर रेफरेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि कॉफ़ी और स्पून जो है वो सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब किसी के घर पर जाते हैं तो आपको कॉफ़ी या चाय मिलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कहा गया है कि मैं एक फैमिलियर व्यक्ति रहा हूँ। कॉफ़ी एंड स्पून स्टैंड्स फॉर फैमिलियर पर्सन, मैं एक फैमिलियर व्यक्ति रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को
इधर उधर मतलब गुजार के इधर उधर दूसरों से मिलकर मिलनसार रूप में गुजारा है, तो मुझे पता है, मैं जानता हूं सभी को। आई नो द वॉइस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, मैं उस जो कराहती हुई आवाज़ है उसको भी महसूस कर रहा हूँ। बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम ए फार्दर रूम, और वो जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है? संगीत के साथ उस कमरे से आ रही है, उस दूर रूम कमरे से आ रही है। सो हाउ शुड आई परज्यूम, अब आप ही बताओ कि इस आवाज़ को सुनकर क्या मैं हिम्मत दिखा दूँ? और ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ उसकी प्रेमिका की है, और हो सकता है वो किसी के साथ प्रेम में व्यस्त हो। तो उस आवाज़ को सुनकर उसके मन में ऐसा लगता है कि क्या मैं ऐसे समय में हिम्मत दिखा दूं? एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी नोन दैम ऑल, मैंने उनको देखा है, उन आंखों को देखा है, उन सभी को मैं जानता हूं। द आइज दैट फिक्स यू इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज, वो जो आंखें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। एंड वेन आई एम फॉर्मुलेटेड इज प्राउलिंग ए पिन, और जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मुझे एक चुभन सी होती है, एक पिन सा मेरे अंदर चुभता है, मेरे अंदर एक पिन सा चुभता है। वेन आई एम पेंड अ रिंगलिंग ऑन द वॉल, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पिन दीवार पर ठोक कर लटका दिया गया हो। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो कैसे मैं शुरुआत करूं? टू स्पिट आउट एंड बट्स एंड माई डेज एंड वेज, तो क्या एक काम करूं, मैं अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके बदल दूं, मैं अपने दिन के तौर तरीके बदल दूं? एंड हाउ शुड आई परज्यूम, तो आप ही बताओ कि मैं कैसे शुरुआत करूं? एंड आई हैव नॉन द आर्म्स ऑलरेडी नॉन दैम ऑल, मैंने उन हाथों को भी देखा है और मैं पहले से ही उन हाथों को जानता हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, वो जो आर्म्स है जिन पर कंगन है और जो बिल्कुल वाइट और बेयर हैंड है। बट इन अ लैम्प लाइट डाउन विथ लाइट ब्राउन हेयर, और लैम्प लाइट में मैंने उन वहाँ पर जो ब्राउन हेयर है उनको भी देखा है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम ए ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिस्ग्रेस, क्या ये परफ्यूम आ रहा है किसी की ड्रेस से जिससे मुझे एक तनाव सा हो रहा है? कहने का मतलब यहाँ पर उसको वो परफ्यूम भी फील कर रहा है, वो जो किसी अन्य पुरुष ने मतलब अन्य पुरुष के कपड़ों से वो परफ्यूम उसको महक आ रही है, और जो परफ्यूम उसकी प्रेमिका लगाती है। तो ऐसे में तनाव होना तो निश्चित है। तो वो यही बात कहता है, आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल एंड रैप अबाउट ए शॉल, वो आर्म्स, वो हाथ जो टेबल के सिराने पर उसने रख रखे हैं और एक शॉल से ढके हुए हैं। एंड शुड आई देन परज्यूम, तो क्या ये सब जानकर भी मैं उसको प्रपोज करूं? एंड हाउ शुड आई बिगिन, और आप ही बताओ मैं कैसे शुरुआत करूं? शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क डाउन नैरो स्ट्रीट्स एंड वॉज द स्मोक दैट राइज फ्रॉम द पाइप्स, क्या मैं उनसे कहूं कि मैं उन पतली गलियों से अक्सर गुजरा हूं और मैंने देखा है धुएं को पाइप से उठते हुए? दोस्तों रेफरेंस क्यों दिया गया है आप समझ गए होंगे। ऑफ लॉनली मैन इन शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट द विंडो, और मैंने अकेले व्यक्ति को देखा है खिड़की से झांकते हुए। अब ये खिड़की किसकी है? उसकी प्रेमिका की खिड़की है, और उस खिड़की से कौन झांक रहा है? वो व्यक्ति जो उसकी प्रेमिका से इंटरकॉर्स करा है जिसने, वो व्यक्ति खिड़की से झांक रहा है। अब ऐसी अवस्था में क्या ये उस अपने कदम को आगे बढ़ा सकता है प्रूफ रॉक? इसके बाद क्या कहता है? आई शुड हैव बीन पेयर ऑफ रग्ड क्लॉज स्कर्टिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ साइलेंट सीज, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं समुद्र, जो शांत समुद्र है उसके पास बिल्कुल जकड़ा हुआ मैं खड़ा हूँ। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली, जो दोपहर है और जो शाम है वो बिल्कुल यूं ही गुजर जाती है। स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स एज स्लीप टायर्ड और इट मेलिंगर्स स्ट्रेस्ड ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी, तो मैं ऐसा फील करता हूँ, उंगलियों के स्पर्श को फील करता हूँ और ऐसा फील करता हूँ कि फर्श पर तुम और मैं एक साथ दोनों लेटे हुए हैं। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्रेसेस, क्या दोपहर के समय जो चाय, वो कहता है कि चाय लेने के बाद, केक खाने के बाद, आइसक्रीम लेने के बाद क्या मेरे अंदर वो ताकत आ जाएगी कि मैं उस क्षण के लिए तैयार हो जाऊंगा? तो यहाँ पर देखो आइस एंड टी क्या कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं बनता, लेकिन वो यहाँ पर ट्राई कर रहा है। हो सकता है ठंडे से ताकत आ जाए, हो सकता है गर्म से ताकत आ जाए, कुल मिलाकर उसको एनर्जी चाहिए। तो वो यही बात कहता है कि क्या उसको करने के बाद में, टी, केक्स और आइस लेने के बाद में, वो मोमेंट, क्षण के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। बट दाउ आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, वो ये कहता है इस कार्य के लिए मैं बहुत रोया हूँ, मैंने व्रत रखे हैं और रोता रहा हूँ, प्रार्थनाएं की हैं। दाउ आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड ब्रॉट इन टू अपॉन प्लेटर, और मैंने धीरे धीरे अपने सिर को गंजा होते हुए देखा है और सिर के बीच में एक तस्तरी सी बन गई है। आई एम नो प्रोफेट, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ। एंड हेयर इज़ नो ग्रेट मैटर, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लेकर, और मैंने अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानता को तुच्छ बनते हुए देखा है। एंड आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड
स्नीकर, इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और मैंने देखा है अपने अंदर के आदमी को अपने कोट को थामते हुए। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, इन सभी को जानकर भी क्या ये योग्य रहेगा? आफ्टर द कप्स एंड marmalade the tea, after the proclaim among some talk of you and me, क्या उस चाय को पीने के बाद में उस मोमेंट के बाद करने का समय है? और among some talk you and me, और उन लोगों के बीच में वो लोग जो तुम्हारे और मेरे बारे में बातें करते हैं, would it have been worthwhile? अब आप ही बताओ कि क्या योग्य रहेगा? क्या और किस बात को योग्य की बात वो कर रहा है? वो बात कर रहा है अपनी लव लेडी को प्रपोज करने की। क्या वो कार्य सही रहेगा? टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद ए स्माइल, या फिर इस बात को एक मुस्कुराहट के साथ टाल देना ही बेहतर होगा? टू हैव स्क्वीज्ड यूनिवर्स इनटू ए बॉल, क्या पूरे इस ब्रह्मांड को मैं एक छोटी सी गेंद के रूप में परिवर्तित कर दूं? टू रोल इट्स टूवर्ड्स ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और इसको एक संदेहात्मक जो एक प्रश्न है उसकी तरफ ले जाऊं? टू से आई एम अ लेजारस कम फ्रॉम द डेड, ये कहने के लिए मैं लेजारस हूं। लेजारस एक ऐसी ग्रीक लेजेंड पर्सनैलिटी जो मृत्यु से भी वापस आ गया था। तो क्या मैं लेजारस हूं जो मृत्यु से वापस आ गया? कम बैक टू टेल यू आई शैल टेल यू ऑल, और मैं तुम्हें यह बात बताने आया हूं और सभी को मैं बताऊंगा। इफ वन सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड, दोस्तों वो ये कहता है कि सोचो अगर जो कोई व्यक्ति उसका तकिया सेट कर रहा है और मैंने उस चीज को देखा है, तो कहने का मतलब उसकी जो बिलव्ड है उसके तकिए को सेट करते हुए उसने किसी को देखा है, तो क्या उस समय उसको कहना चाहिए ये काम करने के लिए? शुड से दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, और क्या मैं ये कहूं कि इस बात का मेरा कोई मतलब नहीं था कहने का? डज इट नॉट इट ऑल एट ऑल, और क्या बिल्कुल भी नहीं था? एंड देन एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, अब आप खुद ही बताइए क्या ये कार्य योग्य रहेगा? कार्य क्या कि प्रपोजल फॉर मेकिंग द रिलेशन। वुड इट हैव बीन वर्थवाइल, क्या ये बात योग्य होगी? आफ्टर द सनसेट एंड द डोर यार्ड्स स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, अब जब सूरज छिप जाता है शाम के समय, जब गलियों में छिड़काव होता है उस समय। आफ्टर द नॉवेल्स, क्या नॉवेल्स को पढ़ने के बाद में, क्योंकि गलियों में छिड़काव होता है तो एक ठंडक सी आती है, नॉवेल्स पढ़ने के बाद एक एनर्जी आती है। एंड आफ्टर द टी कप्स पीने के बाद में, चाय के प्याले पीने के बाद में एक एनर्जी आती है। आफ्टर द स्कर्ट दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर, और वो स्कर्ट जो फ्लोर से होकर नीचे को सरकती हुई प्रतीत होती है। एंड दिस सो मच मोर, और यही नहीं बहुत कुछ, अभी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, ये मुझे बताना भी संभव नहीं है, आप लोगों को मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों खुद ही समझ जाइए प्रूफ रॉक क्या कहना चाहता है। बट इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू नर्व्स इन अ पैटर्न ऑन स्क्रीन, वुड इट हैव बीन वर्थवाइल इफ वन सेटिंग अ पिलो और थ्रोइंग अ शॉल। अब ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ इस समय को। और अब बताइए क्या योग्य रहेगा उस समय जब कोई व्यक्ति उसके तकिए को, मेरी प्रेमिका के तकिए को सेट कर रहा है और उसके शॉल को उसने उघाड़ कर फेंक दिया है। एंड टर्निंग टूवर्ड्स द विंडो शुड से, और वो खिड़की की तरफ आगे बढ़ रहा है। शुड से दैट इज नॉट इट एट ऑल, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, और क्या मैं कहूँ कि क्या मेरे कहने का ये मतलब है? मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नहीं मैं राजकुमार हैमलेट तो नहीं हूं। नोर वॉज मेंट टू बी, और ना मैं राजकुमार हैमलेट बन सकता हूं। दोस्तों यहां पर शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का रेफरेंस यहां पर दिया गया है। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में आपने देखा होगा हैमलेट एक कन्फ्यूजन का शिकार होता है, पहले खुद को लेकर भी होता है कि मैं खुद को मार लूं या ना मारूं, अपने चाचा को लेकर भी होता है कि उनको मारूं या ना मारूं, और अब ओफिलिया को लेकर भी होता है कि उसको मैं सच बताऊं पागलपन का या ना बताऊं। तो बहुत सारी टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन वहां पर आती है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, लेकिन हैमलेट जो है लास्ट में डिसीजन ले लेता है अपने चाचा को मारने का। लेकिन यहां पर प्रूफ्रॉक जो है अपनी लव लेडी को सेक्सुअल रिलेशन के लिए प्रपोज करने का जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रहा है, और क्या कहता है? नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नहीं मैं राजकुमार हैमलेट तो नहीं हूं। नोर वॉज मेंट टू बी, और ना मैं राजकुमार हैमलेट बन पाऊंगा। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो एक छोटा सा अनुयायी हूं। वन दैट विल डू टू स्वेल प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू, जो व्यक्ति धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा एक एक दो दो दृश्य करके। कुल मिलाकर मैं कदम तो बढ़ा सकता हूं लेकिन बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं राजकुमार हैमलेट नहीं हूं। एडवाइस द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टूल, राजकुमार को एडवाइस देना संदेह नहीं है बहुत आसान काम है। Deferential, glad to be of use, political, cautious, meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse, or at times indeed almost ridiculous, almost at times the fool। और वो ये कहता है राजनीतिक रूप से हो, ठीक है, और इसमें
चाहे आप किसी जागरूक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ये काम है ये ऐसा लगता है कि ये योग्य नहीं है और ऐसा लगता है कि मैं समय के हाथों मुझे मूर्ख बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? आई ग्रो ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। जो प्रूफ्रॉक है वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है? वो अपने आप को ओल्ड मैन डिक्लेयर करता है, कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूं। आई शैल वियर द बॉटम ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। लेकिन बुढ़ापे में भी वो अगर जो उसको अपनी लव लेडी को प्रपोज करना है तो दिन के तौर तरीके तो बदलने होंगे ना, जीने का तरीका तो बदलना होगा ना। तो वो ये कहता है कि मैंने सुना है कि स्त्रियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो अपनी पतलून को नीचे से मोड़कर पहनते हैं। आई शेल वियर द बॉटम ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। तो एक काम करूंगा, मैं भी अपनी जो ट्राउजर है उसको नीचे से मोड़कर पहनूंगा। शेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्योंकि स्त्रियों को वो पुरुष पसंद आते हैं जो अपने बालों को पीछे की तरफ काटते हैं। तो क्या मैं भी अपने बाल पीछे की तरफ काटूं? डू आई डेयर टू ईट एन पीच, क्या मैं आड़ू खाने की हिम्मत दिखा दूं? कुल मिलाकर आप सोचिए कि ये आड़ू तक नहीं खा सकता और चले हैं इश्क लड़ाने। आई शैल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउजर, अब तो मैं चौड़ी धारी वाला एक सफ़ेद पजामा पहनूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और समुद्र के किनारे पर मैं टहलूंगा। आई हैव हर्ड द मैरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच। मैरमेड्स मतलब दोस्तों जल परियां होती हैं, मैंने जल परियों को गाते हुए सुना है। आई डोंट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो जल परियां मेरे लिए गाएंगी। दोस्तों एक तरफ तो लव लेडी को प्रपोज करने की बात थी, उसके बाद जब वो सोच लेता है कि नहीं भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा, अब तो मेरे लिए ये उपयुक्त होगा कि भाई सफ़ेद चौड़ी धारी वाला पजामा पहनकर समुद्र के किनारे पर टहलने निकल जाओ, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति निकलते हैं अपनी छड़ी को लेकर, ऐसे में निकल जाऊं। लेकिन वहां पर भी उसके दिमाग में वो ख्याल आते हैं। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की जो पूंछ होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब मैं ये नहीं कि मैं प्रूफ्रॉक को कुत्ता बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, उसकी इंटेंशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। अब वो ये कहता है कि जो वहाँ पर जलपरियों के बारे में मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जलपरियाँ मेरे बारे में गीत गाएंगी। आई हैव सीन दैम राइडिंग सी वर्ड्स ऑन द वेव्स, मैंने देखा है उनको राइड करते हुए उन लहरों पर। वो जो जलपरियाँ हैं, जलपरियों को मैंने लहरों पर राइड करते हुए देखा है। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लॉन्ड ब्लैक, और वहाँ पर उन जो लहरें हैं उन लहरों को, उनके बालों को कॉम करते हुए मैंने देखा है। व्हेन द विंड्स ब्लो द वाटर वाइट्स एंड ब्लैक, और जब विंड हवा चलती है तो वो जो पानी है वो काला और सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, और हम इसी समुद्र के चैम्बर में यहाँ पर आए हुए हैं। बाय द सी गर्ल्स रेड विद सी She would read and brown till human voices wake us and we drown। और ये जो समुद्री परियां हैं और ये जो समुद्री स्त्रियां हैं ये हमें आकर्षित करती हैं। और दोस्तों ये बात लास्ट की लाइन बहुत अच्छी आती है कि till human voices wake up we drown, और जब तक मानव की जो इच्छाएं हैं उसको जागृत करती हैं तब तक वो डूब चुका होता है। तो बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि मानव की जो इच्छाएं होती हैं दोस्तों वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ती चली जाती हैं और जीवन के अंत तक भी वो चलती रहती हैं। और लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो अपनी इच्छाओं को अंजाम दे पाए, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है। और वही सिचुएशन है प्रूफ्रॉक के साथ कि प्रूफ्रॉक को बुढ़ापे में भी क्या हो गया, प्यार हो गया, और वो अपनी लव लेडी को प्रपोज करना चाहता था लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में रहा और कर नहीं पाया। तभी तो उसने कहा आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मेंट टू बी, मैं राजकुमार हैमलेट नहीं हूँ और शायद कभी नहीं बन पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी जो आपकी पोएम थी लव सॉन्ग ऑफ जेएल प्रूफ्रॉक, टीएस इलियट की जो लिखी हुई पोएम थी। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस का डिस्टर्बेंस आज हो गया हो, एक्चुअली मेरे साथ मेरे बच्चे आए हुए हैं आज सेंटर पर, वो आसपास में ही खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर शैतानी कर रखी है, तो उनकी आवाज़ को भी आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बैकग्राउंड को एंजॉय करते हैं, तो आप उनको भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।